नमस्कार, के न्यूज़ नेशनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। समाचार शुरू करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। राजधानी में बुधवार को कोरोना के 25 मरीज मिले, जो इस साल एक दिन में सबसे कम मामले। अमेरिकी सेना की वापसी के ऐलान के बाद से ही एक अंदरूनी हालत पर टिक गई। केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता नितिन गडकरी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू व अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय लोकतंत्र का आदर्श बताया। केंद्र के खिलाफ विपक्षी एकजुटता दिखाने के लिए आज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में बैठक बुलाई गई। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक दहशतगर्द का खात्मा कर दिया। दिल्ली में कोरोना राजधानी में बुधवार को कोरोना के 25 मरीज मिले, जो इस साल एक दिन में सबसे कम मामले हैं। पिछले 24 घंटों में मरीजों की मौत हो गई और 2 ही मरीज स्वस्थ हुए। इस दिन को संक्रमण का दर 0.4% रहा है। वो यह भी इस साल सबसे कम है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कुल संक्रमितों की संख्या 1,84,277 हो गई है, जिनमें से 1,411,690 स्वस्थ हो चुके हैं। कुल मौत का आंकड़ा 25,069 है। फिलहाल 48,000 सक्रिय मरीज हैं। इनमें से 140 अपने घरों में आइसोलेशन में हैं। अस्पतालों में 280 मरीज भर्ती हैं। कोविड केयर केंद्रों में 0.3 रोगियों का इलाज चल रहा है। कुल मृत्यु दर 1% है और संक्रमण का दर 5.77% है। पिछले 24 घंटों में 19,160 नमूने की जांच की गई। कुल जांच में 46,899 आरटीपीसीआर से और 22,260 एंटीजन से की गई। पिछले 24 घंटों में 137,955 वैक्सीन लगाई गई। राजस्थान में अब तक 1.19 करोड़ की डोज दी जा चुकी है। किसका होगा खजाना? अमेरिकी सेना की वापसी के ऐलान के बाद से ही पूरी दुनिया की नज़र अफगानिस्तान के अंदरूनी हालात पर टिक गई है। वर्तमान स्थिति के चलते भले ही तालिबान के कट्टरपंथी शासन से लोग डरे हुए हैं, लेकिन कई देश हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच कुछ देश ऐसे भी हैं जिनकी नज़र अफगानिस्तान के संसाधनों और उसके कूटनीतिक महत्व पर भी है। इनमें सबसे आगे चीन का नाम है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यह खनिज संपदाओं को अब तक कोई भी देश नहीं पह पाया है। इस रिपोर्ट में जानते हैं इसकी असल वजह क्या है। अमेरिका के सैन्य अफसरों और भूवैज्ञानिकों ने कुछ साल पहले सैटेलाइट तस्वीर के माध्यम से अफगानिस्तान के भूभाग का विश्लेषण किया था। जांच के बाद अनुमान लगाया था कि यहाँ करीब $1 ट्रिलियन की खनिज संपदा मौजूद है। इनमें ज़्यादातर प्राकृतिक संशोधन कूटनीतिक रूप से काफ़ी अहम भी बताए गए हैं। अफगानिस्तान दुनिया के सबसे गरीब देशों में शुमार है। इसके बावजूद मध्य और दक्षिण एशिया के बीच मौजूद इस देश से 74 लाख करोड़ रुपए की खनिज संपदा मौजूद है, जिससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था के हालात बदल सकते हैं। मुताबिक अफगानिस्तान के अलग अलग प्रांतों में लोह, तांबे और सोने का भंडार मौजूद है। इसके अलावा कुछ अहम दुर्लभ खनिज पदार्थ भंडार लिथियम का है। आज दुनिया की सभी रिचार्जेबल बैटरियां और अन्य तकनीकी चीज़ों में लिथियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता नितिन गडकरी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू व अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय लोकतंत्र का आदर्श बताया। उन्होंने कहा है कि सत्ता दल व विपक्ष को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और एक दूसरे को सम्मान देकर लोकतंत्र की मर्यादा का पालन करना चाहिए। यह बात उन्होंने बुधवार को एक निजी को साक्षात्कार में कही थी। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान कृषि कानून बिल, तिल के दाम व पेगासस वायरस को लेकर विपक्ष की ओर से किए गए हंगामे पर गडकरी ने कहा था कि अटल जी की विरासत में हमारी प्रेरणा है और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय लोकतंत्र में बड़ा योगदान दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा में अपने दिनों को याद करते हुए कहा कि उन दिनों मैं विपक्ष का नेता था और सदन को बाधित करने के लिए विपक्ष का नेतृत्व कर रहा था। इस दौरान मैं अटल जी से मिला तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र से इस तरह का आचरण सही नहीं है और जनता तक अपनी बात पहुँचाना भी महत्वपूर्ण है। गडकरी ने कहा था कि मैं पार्टी का अध्यक्ष रह चुका हूं। आज जो विपक्ष है वह कल सत्ता में था और आज जो सत्ता में है वो कल विपक्ष में बैठेगा। लोकतंत्र में हमारी भूमिका बदलती रहती है, इसलिए पार्टी को आत्मपरीक्षण करने की ज़रूरत है।
उन्होंने हाल ही में सदन में हुए हंगामे पर कहा कि मैं लंबे समय तक विपक्ष में काम कर चुका हूं, कहीं न कहीं सभी लोग मर्यादा का पालन करें। कांग्रेस पार्टी पर कहा है कि एक मजबूत विपक्ष सफल लोकतंत्र का निर्माण करता है। सत्ता और विपक्ष लोकतंत्र के दो पहिए हैं। लोकतंत्र से मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। नेहरू ने हमेशा अटल जी का सम्मान किया है। वह कहते हैं विपक्ष की आवश्यकताएं हमेशा रहेगी। कांग्रेस के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। वे विपक्ष के रूप में मजबूत बने और विचार के आधार पर जिम्मेदारी से काम करें। केंद्र के खिलाफ विपक्षी एकजुटता दिखाने के लिए आज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में बैठक बुलाई गई है। बैठक में 15 दल शामिल होंगे। बैठक शाम 5 बजे तक वर्चुअली तौर पर आयोजित होगी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत विपक्षी दलों के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को इस बैठक के लिए न्योता नहीं भेजा गया है। इस महीने की शुरुआत में ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा हुआ था। दिल्ली दौरे के दौरान बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी समेत कई अन्य नेताओं से मुलाकात की थी। विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर ममता बनर्जी ने केंद्र को बता दिया था कि विपक्ष इतना कमजोर नहीं है जितना सरकार समझ रही है। ममता सोनिया की मुलाकात ने साफ कर दिया था कि विपक्षी दल आगामी लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने की योजना बना रहे हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विपक्षी एकता और मजबूत करना है। साथ ही हाल में मॉनसून सत्र के दौरान सदन में पेगासस कांड, किसान आंदोलन, महंगाई समेत अन्य मुद्दों को लेकर जिस तरह विपक्ष ने सरकार को घेरा, उसमें भी मोदी और भाजपा विरोधी दल एक दूसरे के पास आए। विपक्षी हंगामा के चलते सदन की कार्यवाही लगातार बाधित रही। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों में इसका लेकर एक बेहतर समन्वय स्थापित हुआ। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेतृत्व में विपक्ष का नया क्लेवर दिखने को मिला। इसके अलावा दोनों सदन में विपक्ष को एकजुट करने में राहुल गांधी की उपस्थिति भी अहम रही। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक दहशतगर्द का खात्मा कर दिया है। एजेंसी के मुताबिक पंपोर में जारी इस मुठभेड़ में जवान मोर्चे पर हैं। अभी आतंकी की पहचान नहीं हो पाई है। सूत्रों ने बताया कि अभी बयान जारी है। आपको बता दें, इससे पहले करीब ही 2 हफ्ते पहले धन्ना मंडी के जंगलों में मौजूद 3 आतंकवादियों के ग्रुप का वीरवार का सुबह सेना और पुलिस से सामना हुआ था। तो मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया था। सूत्रों के अनुसार 6 अगस्त को धन्ना मंडी के पगाई इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। उस दौरान 5 आतंकवादियों का ग्रुप था, जिनमें से 2 का उस दिन मार गिराया था, लेकिन 3 आतंकवादी चकमा देकर भाग निकले थे। ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें 3 आतंकवादियों का ग्रुप पिछले 2 हफ्तों से जंगलों में घूमते हुए जंगल रोड पर स्थित ऐतिहासिक पर्यटन स्थल डेरा की गली में सूटे जंगलों में पहुंचा। डेरा की गली से सूटे जंगलों में आतंकवादियों के होने की सूचना मिलते ही सेना, पुलिस व सीआरपीएफ ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस दौरान घात लगाकर बैठे आतंकवादियों ने हमला कर दिया, जिसमें सेना का एक जेसीओ शहीद हो गया, जबकि एक जवान घायल हो गया। इस बीच सुरक्षा बलों की जवाबी कार्यवाही में एक आतंकवादी मार गिरा रहा था। 2 और आतंकवादियों के इलाके में होने की आशंका है। एक आतंकवादी को ढेर करने के बाद वहां पर फायरिंग तो नहीं हुई, लेकिन सुरक्षा बलों का कोर्डन और सर्च ऑपरेशन संयुक्त रूप से जारी था और सुरक्षा बल चप्पे चप्पे को खंगाल रहे थे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जुड़े रहिए के न्यूज के साथ। न द्वेष का यह दंगल है देश का, सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की खबरें। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र शुक्रवार को दोपहर बाद 2 बजे से शुरू होगा। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। सरकार और विपक्ष के बीच अनेक मुद्दों पर टकराव की जमीन तैयार हो चुकी है। विपक्ष बेरोजगारी, पेपर लीक, अपराध व किसान आंदोलन के मुद्दे को उठाएगा तो सत्ता पक्ष जवाबी हमला बोलेगा। सत्र की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल के शोक प्रस्ताव पढ़ने के बाद होगी। इसमें नेता प्रतिपक्ष, स्पीकर व डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद प्रश्नकाल होगा। सवाल जवाब खत्म होते ही कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट को सदन पटल पर रखा जाएगा।
सत्र के पहले दिन ही विपक्ष शून्यकाल में ज्वलंत मुद्दों को उठाकर हंगामा कर सकता है। सदन में कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी व अन्य विधायकों के लंबित ट्यूबवेल कनेक्शन के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इस पर बिजली मंत्री रणजीत चौटाला जवाब देंगे। इसके बाद 115 से अधिक दस्तावेजों को विभागीय मंत्री सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के प्रख्यात सोमनाथ मंदिर से संबंधित कई परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जानकारी के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ समुद्र दर्शन पैदल पथ, सोमनाथ प्रदर्शन केंद्र और नवनिर्मित अहल्याबाई होलकर स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वह श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला भी रखेंगे। बता दें कि करीब 1 किलोमीटर लंबे समुद्र दर्शन पैदल पथ को तैयार करने में लगभग 47 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। वहीं सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र का निर्माण सोमनाथ मंदिर परिसर में स्थित पर्यटक सुविधा केंद्र के पास किया गया है। इसमें पुराने मंदिर के अवशेषों का प्रदर्शन के लिए रखा गया है। श्री पार्वती मंदिर को पुराने सोमनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके नवीनीकरण में 3.5 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी डिजिटल माध्यम से मौजूद रहेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष हैं। वहीं अमित शाह न्यास के न्यासी है। शाह ने दिसंबर 2018 में समुद्र दर्शन पैदल पथ की नींव रखी थी। आज होने वाले कार्यक्रम में साफ संकेत देता है कि अयोध्या में राम मंदिर के साथ साथ सोमनाथ मंदिर भी प्रधानमंत्री मोदी व भाजपा की प्राथमिकताओं में शामिल है। तालिबान के कारण अफगानिस्तान में पनपे संकट से बीच दुनिया भर के देश चिंता में हैं। सबको अपने नागरिकों की फिक्र है। इसी को लेकर अमेरिका के व्हाइट हाउस अधिकारी ने बयान दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैरिस ने अफगानिस्तान में सुरक्षा, राजनयिक और खुफिया अपडेट पर चर्चा करने के लिए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ मुलाकात की। उन्होंने अफगानिस्तान के करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर परिचालन की स्थिति पर चर्चा की है। अधिकारी ने बताया है कि अमेरिका ने 14 अगस्त से 7,000 लोगों को एयरलिफ्ट किया है और जुलाई के अंत से 12,000 लोगों को निकाला है। अमेरिकी प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि काबुल हवाई अड्डे के आसपास 5,200 अमेरिकन सैनिक जमीन पर तैनात हैं। हवाई अड्डे पर अभी 6,000 लोग हैं जिन्हें हमारी पार्षद टीम द्वारा पूरी तरह से संसाधित किया जाएगा और जल्द ही वे विमानों में सवार होंगे। आगे नेड प्राइस ने बताया कि अफगानिस्तान में जमीनी स्थिति के वाकिफ है। पिछले 24 घंटों में 2,000 से अधिक यात्री सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे हैं। सुरक्षा के बारे में बात करते हुए विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, हम हवाई अड्डे के आसपास भीड़भाड़ से वाकिफ है। हवाई अड्डे के परिसर में व्यवस्थित सुविधा के लिए रक्षा विभाग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इससे पहले पेंटागन ने कहा था कि काबुल में अमेरिका के 5,200 से अधिक सैनिक तैनात हैं। काबुल हवाई अड्डा सुरक्षित है और उड़ान संचालन के लिए खुला है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आदेश का जानबूझकर पालन नहीं करने वाली एक रियल एस्टेट फर्म को अवमानना का दोषी ठहराया है। शीर्ष अदालत ने फर्म पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए कहा कि बिल्डर्स केवल पैसे का रंग या जेल की सजा ही समझते हैं। शीर्ष अदालत ने आर्यो ग्रेस रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड को 15 लाख रुपए जुर्माने की राशि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के खाते में जमा कराने का निर्देश किया है। साथ ही 2 लाख रुपए वाद खर्च के तौर पर उन पर खरीदारों को देने का निर्देश जारी किया है, जिन्हें अदालत के आदेश के बावजूद फर्म ने रिफंड नहीं दिया था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने पाया कि 5 जनवरी को उसने राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग पिछले साल 28 अगस्त के फैसले की पुष्टि की थी। एनसीडीआरसी ने फर्म को 9% ब्याज के साथ खरीदारों का पैसा वापस करने का आदेश किया था। पीठ ने बिल्डर से कहा, हमने आपको 5 जनवरी को 2 महीने के भीतर रिफंड का भुगतान करने का निर्देश किया था। इसके बाद आपने एक याचिका दायर कर इस आदेश में संशोधन की मांग की थी, जिसे मार्च में खारिज कर दिया था। अब घर खरीदार हमारे सामने हैं, जिन्होंने अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि आदेश के बावजूद बिल्डर ने अब तक भुगतान नहीं किया है। पीठ ने कहा, हम भारी जुर्माना लगाना होगा, किसी को जेल भेजना होगा। बिल्डर सिर्फ पैसे का रंग या जेल की सजा समझते हैं। हरिद्वार जनपद अभी कोरोना संक्रमण से पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ था कि डेंगू ने दस्तक दे दी है। हरिद्वार शहर में 5 और सड़कों में 2 लोग की रैपिड जांच में डेंगू की पुष्टि हो गई है। एक साथ 7 मरीजों में डेंगू की पुष्टि होने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। विभाग इन सभी मरीजों की आज एलाइजा जाँच करवाएगा। इसके साथ ही मलेरिया विभाग ने लोगों को जागरूक करने और डेंगू का लावा नष्ट करने का अभियान शुरू कर दिया है।
कुंभ के दौरान अप्रैल और मई महीने में कोरोना संक्रमण ने पूरे जनपद में कहर बरपाया था। लोग अभी कोरोना के कहर को भुला नहीं पाए हैं। कोरोना से मौत का सिलसिला तो थम गया है, लेकिन संक्रमित मरीज अभी भी मिल रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। तीसरी लहर की आशंका के बीच शहर में डेंगू ने दस्तक दी है। जानकारी के अनुसार कुछ लोग जिला अस्पताल में बुखार और बदन दर्द की शिकायत पर उपचार करवाने आए थे। डेंगू की आशंका उनकी रैपिड जांच करवाई थी। जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश गुप्ता ने बताया कि 5 लोगों की डेंगू रैपिड टेस्ट जांच की गई है। रैपिड जांच में सुभाष नगर, चंडीघाट, रोडी बेलवाला के 1 और रानीपुर मोड़े के 2 लोग डेंगू में पुष्टि हुई है। और उन्होंने बताया कि सड़कों में प्रतीक विहार और एसडी कॉलेज के पास एक व्यक्ति में डेंगू की पुष्टि हुई है। मिलते हैं एक छोटे से एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए के न्यूज़। My life, my Lyra. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की खबरें। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज तीसरे दिन भी पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि डीजल का दाम सस्ता हुआ है। पिछले महीने में 17 जुलाई के बाद लगातार दूसरे दिन भी पेट्रोल की कीमत स्थिर रही थी। वहीं डीजल की कीमत 18 पैसे से 20 पैसे घटी है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 101.84 रुपये, जबकि डीजल का दाम 89 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 107% है रुपये व डीजल की कीमत 94 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 102.8 है, जबकि डीजल का दाम 92 रुपये लीटर है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का भाव 100 रुपये पार हो चुका है। इसके अलावा महानगरों में मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में पेट्रोल पहले ही 100 रुपये प्रति लीटर के आंकड़े को पार कर चुका है। पेट्रोल डीजल की कीमत आप SMS के जरिए भी जान सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट अनुसार आपको RSP और अपने शहर का कोड लिखकर नंबर पर भेजना होगा। हर शहर का कोड अलग अलग है, जो आपको IR की वेबसाइट से मिल जाएगा। रायपुर शहर में प्रदेश के लगभग हर जिले से पहुंचे विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारियों ने मुंडन करा लिया। करीब 2500 बेरोजगार युवकों से रायपुर का धरना स्थल पर धरना नजर आया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के वक्त कहा कि वो अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे। इस आस में हम 2.5 साल से संविदा पर नौकरी कर रहे थे। जब बारी वादा पूरा करने की आई तो सरकार सीधी भर्ती करने जा रही है। हमें प्राथमिकता भी नहीं दर्ज दिए जा रही थी। इन्हीं बात से नाराज होकर सभी कर्मचारियों ने मुंडन करा लिया। कहने लगे कि सरकार के मन में हमारे लिए संवेदनाएं मर चुकी है। जब कोई मर जाता है तो मुंडन कराया जाता है, इसलिए हम मुंडन करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले हो रहे इस प्रदर्शन में कई सरकारी कर्मचारी, किसान और सामाजिक संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। सैकड़ों युवा धरना स्थल पर बीते 10 दिनों से जमे हुए हैं। गंदगी, बरसात जैसी मुश्किलों के बीच रोजगार की मांग रात बिताने के मजबूर है। संघ के अध्यक्ष विवेक भगत ने कहा कि अब सभी युवा 20 अगस्त की सुबह आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। ये अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक भारत सरकार नहीं मान लेती या उन्हें मौत नहीं आती। भगत ने साफ कहा था कि हमें जब तक नियमित नहीं किया जाता हम यहाँ से हटेंगे नहीं, और कहा था ऐसे कर्मचारी जो संविदा पर काम करते हैं। बिजली से जुड़े हादसों में दर्जनों साथियों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हैं। अगर आंदोलन में किसी भी साथी को कुछ होगा तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। साल की 35 साल की महिला से गैंग रेप के शास्त्री पार्क इलाके में एक महिला का गैंग रेप का मामला सामने आया है। इस घटना को मद्देनजर मिली शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। उनकी पहचान रोहित उर्फ शेखर और नितिन के तौर पे हुई थी।
इन दोनों को पुलिस कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस के मामले में कार भी जब्त की है। पुलिस के मुताबिक 16 अगस्त को 35 साल की एक महिला ने 2 लोगों के कार के अंदर रेप का इल्जाम लगाया। यह सूचना मिलने पर पुलिस ने पहले इस महिला की काउंसलिंग कराई और फिर उसे मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा। इसके बाद उसके बयान के आधार पर पुलिस ने गैंगरेप और धमकी देने की धारा के तहत शास्त्री पार्क थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस तफ्तीश के दौरान पीड़िता ने कार नंबर बताए जाने के साथ ही एक आरोपी सहित उर्फ शेखर के नाम का खुलासा किया। कार नंबर के आते ही पीड़िता और आरोपी सूरजपुर मीडिया के सामने आए और अगस्त को रोहित पीड़िता को नौकरी के बहाने दिल्ली लाया था, जहां नितिन भी उसके साथ आया था। गृह मंत्रालय की ओर से अंग्रेजी की बजाय हिंदी में जवाब दिए जाने से तमिलनाडु की मदर सीटें सांसद एस वेंकटेशन नाराज हो गए। इस मामले में वह मद्रास हाईकोर्ट पहुंचे। केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस एन किरुबर और एम दुराईस्वामी ने कहा कि यदि केंद्र सरकार को कोई पत्र अंग्रेजी में मिलता है तो फिर उसका जवाब भी अंग्रेजी में दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार को ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत नियमों का पालन करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सांसद को अंग्रेजी में ही जवाब दिया जाए। देश का शायद यह पहला ऐसा मामला है जब पत्र में भाषा को लेकर मामला कोर्ट तक पहुंचा है। यह मामला तब उठा जब वेंकटेशन ने मंत्रालय को पत्र लिखा था कि सीआरपीएफ के परीक्षा केंद्र तमिलनाडु व पुडुचेरी में बनाए जाने चाहिए। मंत्रालय की ओर से हिंदी में जवाब मिलने पर विरोध दर्ज कराते हुए वेंकटेशन ने एक और पत्र लिखा। कहा वह हिंदी भाषी राज्य के नहीं हैं, उन्हें हिंदी पढ़नी नहीं आती। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में अर्जी डालकर मांग की कि जिन अधिकारियों ने उन्हें हिंदी में जवाब दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चीन के एक शीर्ष अधिकारी वांग याग ने कहा कि तिब्बती लोगों की परेशानी चीनी भाषा बोलने और लिखने के लिए है। चौतरफा कोशिशों की जरूरत जारी है। अधिकारी ने कहा कि तिब्बतियों को चीनी राष्ट्र से जुड़े सांस्कृतिक प्रतीकों व छवियों को भी साझा करने की आवश्यकता है। वांग ने ये टिप्पणी बौद्ध नेताओं को गृह क्षेत्र लाहसा के पोटाला पैलेस के सामने चीनी आक्रमण की 17वीं वर्षगांठ पर की। आलोचकों का कहना है कि चीनी द्वारा तिब्बत में अपनी संस्कृति थोपने की कार्रवाई पारंपरिक बौद्ध संस्कृति के पतन का कारण बन सकती है। चीन ने इस आयोजन में तिब्बती अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की अपनी कोशिशों पर प्रकाश डालते हुए निर्वासित दलाई लामा को अलगाववादी नेता बताते हुए उसकी निंदा की है। पोलित ब्यूरो स्थायी समिति के सदस्य और जातीय अल्पसंख्यकों के प्रति नीति की देखरेख करने वाले वांग ने कहा कि दलाई लामा और उनके अनुयायियों की गतिविधियों को कुचल दिया गया है। तिब्बत अंधकार से उजालों की ओर बढ़ गया है। तिब्बत में चीन अपनी विस्तारवादी नीतियां जारी रखे हुए हैं। वह यहाँ के लोगों को देश में क्षेत्रों में नौकरी के लिए भेज रहा है और चीनी मंदारिन भाषा सिखाने के लिए मजबूर कर रहा है। दलाई लामा के मूल निवास पोटाला पैलेस के सामने चीनी अधिकारियों ने कहा लामा का विद्रोह नाकाम रहा है और वे भारत भाग गए। अब तिब्बत का सही तरह से विकास हो रहा है। समाचारों में अभी बस इतना ही। ज्यादा समाचार देखने के लिए देखते रहिए के न्यूज़ नेशनल। नमस्कार।